नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी। शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइंस के साथ। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शहरी सहकारी ऋण क्षेत्र का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कोऑप कुंभ 2025 का किया शुभारंभ। कहा, युवा पीढ़ी को सहकारिता के साथ जोड़कर कमजोर लोगों का होगा सशक्तिकरण। सहकारिता बैंकिंग को पूर्ण रूप से आधुनिक बनाने पर भी दिया जोर। बेंगलुरु में आतंकियों को वीवीआईपी ट्रीटमेंट देने पर भाजपा ने कर्नाटक सरकार पर किया जोरदार हमला। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा, केंद्र सरकार का आतंकवाद के प्रति रहा जीरो टॉलरेंस नीति। गुजरात के बाद हरियाणा के फरीदाबाद में आतंकी साजिश का पर्दाफाश। हरियाणा और जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक आतंकी को गिरफ्तार करके बरामद की 360 किलोग्राम विस्फोटक सामग्री। अभी भी जारी है संयुक्त ऑपरेशन। चुनाव आयोग ने की बिहार में दूसरे चरण के मतदान की तैयारी। मतदान स्थलों पर केंद्रीय सुरक्षा बलों के साथ साथ राज्य पुलिस बल की अतिरिक्त टुकड़ियां तैनात। 20 जिलों की 122 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आने वाले केंद्रीय बजट 2026-27 के लिए देश के बड़े अर्थशास्त्रियों के साथ की प्री बजट चर्चा। बैठक में आर्थिक मामलों के विभाग सचिव और भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार के अलावा कई वरिष्ठ अधिकारी थे उपस्थित। और अब विस्तार से समाचार। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज दिल्ली में शहरी सहकारी ऋण क्षेत्र के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कोऑप कुंभ 2025 का शुभारंभ किया। 2 दिवसीय इस कार्यक्रम में देश भर के सहकारी संगठनों, शहरी सहकारी बैंकों और विभिन्न सहकारिता संस्थानों के प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं, जहां सहकारिता क्षेत्रों के भविष्य और विकास पर चर्चा की जा रही है। कार्यक्रम का उद्देश्य सहकारिता आंदोलन को मजबूत बनाना, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करना और सहकारी संस्थाओं के माध्यम से सबका साथ सबका विकास के लक्ष्य को आगे बढ़ाना है। इस मौके पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा, आईसीए ने वैश्विक रैंकिंग में अमूल को पहला और इफ्को को दूसरा स्थान दिया है, जो देश के सहकारिता आंदोलन की सफलता को दर्शाता है। इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस ने अमूल को विश्व का जो रैंकिंग तय होता है उसमें पहले स्थान पर समग्र विश्व में रखने का काम किया और दूसरा स्थान भी भारत की ही कोऑपरेटिव इफ्को को मिला है। ये दिखाता है कि आज भी कोऑपरेटिव का कंसेप्ट, कोऑपरेटिव का विचार, कोऑपरेटिव संस्कृति कालबाह्य नहीं हुई। कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सहकार डिजी लोन लॉन्च किया गया है, जिससे सहकारी बैंकों की भूमिका मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी को सहकारिता से जोड़ना जरूरी है और इसमें आईटी और एआई तकनीक का उपयोग बढ़ाकर कामकाज को और आधुनिक बनाया जाएगा। सहकार डिजी पे और सरकार डिजी लोन, ये दोनों को अम्ब्रेला संगठन के द्वारा लॉन्च किया गया है। हमारी युवा पीढ़ी को कोऑपरेटिव के साथ जोड़ना, इसके लिए हमने त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी बनाई है, जो नए प्रोफेशनल्स तैयार करेगी, जो कोऑपरेटिव सेक्टर की हर प्रकार की जरूरियात को पूरी करेगी। इसमें इंजीनियर भी होंगे, डेयरी के साथ जुड़े हुए सभी लोग होंगे, अकाउंटिंग, मार्केटिंग, सभी प्रकार के एमबीए तक का कोर्स कर युवा पीढ़ी बाहर निकलेगी, जिसमें सेंट्रलाइज आईटी सिस्टम, डिजिटल पेमेंट और एआई आधारित मूल्यांकन, ये सभी का समावेश करते हुए हम एनालिसिस कर हम कहां पर वीक है, हमारी क्षतियां क्या है और हमारी स्ट्रेंथ क्या है, इसका अभ्यास कर हम आगे बढ़ेंगे। और अब आपको वो वीडियो दिखाते हैं जिसको लेकर बीजेपी कर्नाटक सरकार पर हमलावर है। बीजेपी ने बेंगलुरु की परप्पना अग्रहारा केंद्रीय जेल का एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें एक कथित आईएसआईएस के आतंकी को हाई सिक्योरिटी वाली जेल के अंदर मोबाइल चलाते हुए और वीआईपी सुविधाओं के साथ देखा जा सकता है। इस वीडियो में टीवी की आवाज भी सुनाई दे रही है। वहीं एक दूसरे वीडियो में कुछ कैदी
शराब के साथ डांस करते दिखाई दे रहे हैं। ये दूसरा वीडियो है जिसमें ये कैदी शराब के साथ डांस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये जेल का वीडियो है। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने वीडियो को एक्स पर साझा किया और लिखा, कर्नाटक में कांग्रेस के शासन में आतंकवादी को वीआईपी सुविधाएं मिल रही हैं। बेंगलुरु की परप्पना अग्रहारा केंद्रीय जेल के एक चौंकाने वाले वीडियो से पता चलता है कि आईएस भर्ती करने वाला जुनैद हमीद शकील माना जेल के अंदर मोबाइल फोन का उपयोग कर रहा है और स्वतंत्र रूप से टीवी देखते हुए दिखाई दे रहा है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर और जेल महानिदेशक बी दयानंद ने एक विस्तृत जांच का आदेश दिया और अधिकारियों को उस फुटेज की सत्यता की जांच करने का निर्देश दिया। इस बीच भाजपा नेताओं ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ मुख्यमंत्री के घर के बाहर प्रदर्शन भी किया। उसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। कर्नाटक बेंगलुरु की परप्पना अग्रहारा हाई सिक्योरिटी वाली केंद्रीय जेल के वीडियो वाले मामले में भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस पर निशाना साधा। शहजाद पूनावाला ने कहा कि जम्मू कश्मीर से लेकर फरीदाबाद तक देश की सभी एजेंसी और देश की सरकार आतंकियों का भंडाफोड़ करने का काम कर रही है। जहां एक तरफ आतंकियों पर लगातार सरकार और एजेंसियों के द्वारा हमला किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी जिहादियों के खिलाफ नरम रुख अपनाने का काम कर रही है। जेल में बंद आतंकियों को वीवीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। जम्मू कश्मीर से लेकर फरीदाबाद तक देश की सुरक्षा एजेंसी और देश की सरकार कितने गंभीर और सजग तरीके से बिल्कुल अलर्ट होकर आतंकवाद की कोई घटना होने से पहले आतंकियों के नापाक इरादों का भांडाफोड़ कर रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी, जिसने हमेशा आतंक के प्रति और खास करके इस्लामिक जिहादी आतंक के प्रति एक बहुत ही नरम और सॉफ्ट कॉर्नर अपनाया है, कर्नाटका की सरकार के द्वारा वहां पर जेल में कैद इस्लामिस्ट जिहादी आतंकवादी को वीवीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। गुजरात के बाद अब हरियाणा में भी आतंकियों की धरपकड़ की कार्रवाई लगातार जारी है। हरियाणा पुलिस और जम्मू कश्मीर पुलिस ने फरीदाबाद में संयुक्त अभियान चलाकर एक आतंकी को गिरफ्तार किया। फरीदाबाद के पुलिस आयुक्त सत्येंद्र कुमार गुप्ता ने अभियान पर जानकारी देते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया, पुलिस ने छापेमारी कर एक कश्मीरी डॉक्टर मुजम्मिल शकील के घर से हथियारों का जखीरा, 360 किलो विस्फोटक सामग्री जो संभावित अमोनियम नाइट्रेट भी हो सकता है, और वॉकी टॉकी बरामद किया है। पुलिस आयुक्त ने बताया कि जांच अभियान अभी भी जारी है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि इससे पहले अभियान में एक आतंकी को सहारनपुर से धरा गया था। हमारी दोनों की जॉइंट टीम ने यहाँ पे जो है काम किया, जिसके अंदर एक एक्यूज को पहले यहाँ से पकड़ा गया था जिसका नाम है डॉक्टर मुजम्मिल, और इस पे आगे कार्रवाई करते हुए जो है कल जो है रेड्स की गई, और जिसमें रेड्स के दौरान यहाँ पे लगभग 360 केजी के आसपास इन्फ्लेमेबल मटेरियल है जो कि संभावित अमोनियम नाइट्रेट है। मैं क्लियर करना चाहूँगा कि इट इज़ नॉट RDX। मैं इस बात को क्लियर करूँगा क्योंकि कई जगह ये चल रहा है, तो मैं क्लियर करना चाहूँगा इट्स नॉट RDX। तो ये इन्फ्लेमेबल मटेरियल है। इसके अलावा कई और ऐसा सामान जो टेरर एक्टिविटीज़ में जिनका संभावित इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे टाइमर्स, लगभग 20 टाइमर्स विद बैटरीज 4, और इसके अलावा कुछ अन्य सामान है जो है यहाँ बरामद किया गया है। पुलिस आयुक्त सत्येंद्र गुप्ता ने बताया कि डॉक्टर मुजम्मिल अल फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था और फिजिशियन के तौर पर भी काम करता था। ये यहाँ पे जो है ये यूनिवर्सिटी में जो है पढ़ाता था, ही वाज वर्किंग इन अल फलाह यूनिवर्सिटी। बाकी मैं वो जो है बहुत सारी ऑपरेशन डिटेल्स हैं, मैं आपको ये कहूँगा कि ये ऑपरेशन हमारा जारी है, तो ऑपरेशंस को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी ऑपरेशन डिटेल्स हैं जिन्हें मैं इस समय भी नहीं बता सकता। हमारा ही वाज फिजिशियन। इससे पहले कल गुजरात ATS ने अहमदाबाद में रासायनिक जहर से हमले की योजना बना रहे एक डॉक्टर समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया। गुजरात ATS की माने तो अहमद सैयद एक बड़ी आतंकी घटना को अंजाम देने के लिए राइजिन नाम का विस्फोटक जहर बना रहा था। अहमद मोइनुद्दीन इस जहर पर लंबे वक्त से काम कर रहा था। इन्होंने मिलकर के जो राइजिन एक बहुत ही पोटेंट पॉइजन है, उसको बनाने की प्रोसेस इसने स्टार्ट की थी। उसके लिए इसने रिक्वायर्ड कैस्टर सीड्स, एसीटोन्स, क्रशर्स वगैरह वगैरह जो इसको चाहिए,
वो इसने प्रोक्योर किए थे और वो केमिकल प्रोसेस भी चालू कर दी थी। ये जो दोनों लोग हैं ये लखीमपुर और शामली के हैं। इन दोनों के नाम आजाद सुलेमान शेख और मोहम्मद सुहेल मोहम्मद सलीम खान है। और अब वक्त है एक ब्रेक का। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। व्यक्तिगत जानकारी के लिए ऑनलाइन अनुरोधों से रहें सावधान। कुछ भी जानकारी देने से पहले जरूर सोचें। कोई भी वैधानिक कंपनी फोन या इंटरनेट पर आपसे निजी जानकारी कभी भी नहीं मांगती, इसलिए ऐसे कॉल या ईमेल आने पर अपनी जानकारी देने से पहले समझदारी दिखाएं और सावधानी बरतें। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के लिए प्रचार का शोर थम गया है। 20 जिलों की 122 सीटों पर कल मतदान होगा। इसके बाद सभी की निगाहें 14 नवंबर को आने वाले नतीजों पर टिक जाएंगी। यहां एनडीए और महागठबंधन दोनों के कई प्रमुख नेताओं का भविष्य दांव पर है। दूसरे चरण में पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल, कैमूर और रोहतास जिले में वोटिंग होगी। चुनाव आयोग की टीम ने इन क्षेत्रों में स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सुरक्षा व्यवस्था, सीसीटीवी मॉनिटरिंग सिस्टम, पुलिस बल की तैनाती, बैरिकेडिंग, प्रवेश और निकास व्यवस्था का विस्तृत जायजा लिया गया। इसके साथ ही सभी विधानसभा क्षेत्रों के लिए चिन्हित मतगणना हॉल और कंट्रोल रूम का भी निरीक्षण हुआ। इस दौरान अधिकारियों ने संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। दूसरे चरण के मद्देनजर सुरक्षा इंतजामों की बात करें तो केंद्रीय सुरक्षा बलों की कुल 1650 कंपनियां तैनात की जा रही हैं। इसके अलावा राज्य पुलिस बल की अतिरिक्त टुकड़ियां भी प्रत्येक जिले में भेजी गई हैं ताकि हर मतदान केंद्र पर शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित किया जा सके। इस चरण में 45,399 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 40,073 ग्रामीण और 5,326 शहरी बूथ हैं। दूसरे चरण में कई अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। साथ ही बॉर्डर भी सील किया गया है ताकि शांतिपूर्ण तरीके से भयमुक्त मतदान संभव हो सके। दूसरे चरण में कल 11 नवंबर को सुबह 7 बजे से मतदान होगा। बिहार विधानसभा चुनाव में दूसरे चरण के लिए 122 सीटों पर कल मतदान होना है। दूसरे चरण के लिए 45,399 मतदान केंद्रों पर सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। मतदान से पहले आज डिस्पैच सेंटर्स में मतदान कर्मी ईवीएम, वीवीपैट और अन्य सामग्री लेने में जुट गए। आज शाम तक सभी मतदान केंद्रों पर मतदान कर्मी और सुरक्षा बल पहुंच जाएंगे। सासाराम में मौजूद हमारे सहयोगी अमरेंद्र गुप्ता ने डिस्ट्रिक्ट डिस्पैच सेंटर का जायजा लिया। पहले चरण के मतदान से उत्साहित बिहार दूसरे चरण में भी उत्साह के साथ मतदान करने के लिए तैयार है। दूसरे चरण में 20 जिलों की 122 विधानसभा सीटों पर मतदाता जो हैं उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद करेंगे। और लगातार जिस तरह से चुनाव आयोग ने तैयारियां की है, हर जिले में लगभग तैयारियां इसी तरह से फुल प्रूफ की गई हैं। इस समय मैं रोहतास जिले के सासाराम में हूं और यहाँ पर मैं एक डिस्पैच सेंटर पे हूं और आपको मैं दिखाना चाहता हूं यहाँ की तस्वीरें। ये दरअसल एक डिस्पैच सेंटर है जो चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार हर जिले में काम कर रहा है। पोलिंग में लगे हुए जो स्टाफ हैं उनको ट्रेनिंग दी जा रही है। आप देख सकते हैं बिहार विधानसभा चुनाव में टेबलवार संख्या में मतदान में जो योगदान देने वाले जो कर्मी हैं उनको ट्रेनिंग के बाद यहाँ से वीवीपैट और ईवीएम दिया जाएगा और ये अपनी पोलिंग पार्टी के साथ रवाना होंगे अपने अपने निर्देशित बूथ पे। और निर्वाचन आयोग के साथ साथ जिले की पूरी टीम, पुलिस प्रशासन सुरक्षा की दृष्टि से भी पूरी तरह तैयार है कि कोई भी ऐसी चूक ना हो जाए जिससे मतदान में किसी तरह की बाधा हो। तो कल सुबह 7 बजे से बिहार मतदान करने जा रहा है और इसको लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। रोहतास जिले के सासाराम से मेरे सहयोगी चंदन कुमार और कैमरा पर्सन मोहित उइके के साथ मैं अमरेंद्र गुप्ता, डीडी न्यूज। केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज राजधानी में देश के प्रमुख अर्थशास्त्रियों तथा वरिष्ठ आर्थिक अधिकारियों के साथ आगामी केंद्रीय बजट 2026-27 को लेकर औपचारिक प्री बजट चर्चा की। वित्त मंत्रालय ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बैठक की तस्वीरें साझा करते हुए लिखा कि वित्त मंत्री ने नई दिल्ली में इस चर्चा की अध्यक्षता की, जिसका उद्देश्य बजट तैयारियों को और व्यापक बनाने के लिए महत्वपूर्ण इनपुट जुटाना है।
प्री बजट संवाद में सरकार को विशेष रूप से सरकार ने व्यापार में आसानी बढ़ाने और टैक्स कटौती के लाभ को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने जैसे मुद्दों पर विचार विमर्श किया। उद्योग भागीदारों ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम इंडस्ट्री की तरलता समस्याओं सहित अप्रत्यक्ष एवं प्रत्यक्ष करों के संदर्भ में सुझाव दिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोमवार को लुआंडा, अंगोला में एंटोनियो अगस्टिनो नेटो स्मारक का दौरा किया। उन्होंने अगस्टिनो नेटो के स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। अगस्टिनो अंगोला के पहले राष्ट्रपति थे जिन्होंने अंगोला की स्वतंत्रता संग्राम में अंगोला की मुक्ति के लिए जन आंदोलन का नेतृत्व किया था। नेटो देश के लोकप्रिय कवि और लेखक के रूप में भी जाने जाते हैं और अंगोला के लोग उनका बहुत सम्मान करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नागालैंड के कोहिमा में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र 3 के 22वें वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस 2 दिवसीय सम्मेलन में पूर्वोत्तर क्षेत्र के 8 राज्यों के पीठासीन अधिकारी, सांसद और विधायक भाग ले रहे हैं। लोकसभा स्पीकर ने इस अवसर पर अपनी खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि वो खुश हैं कि नागालैंड की ही धरती पर पहला सम्मेलन हुआ था और आज 22वां सम्मेलन भी इसी धरती पर हो रहा है। मैं नागालैंड सीपीए जोन 3 में आप सबका इस जीवंत धरती पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मुझे खुशी है कि सीपीए जोन का पहला सम्मेलन भी नागालैंड में हुआ था और आज 21वां सम्मेलन भी नागालैंड की धरती पर हो रहा है। जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान और नवाचार परिषद के दूसरे स्थापना दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत ने बायो E3 नीति को मान्यता दी है, जिसका उद्देश्य उच्च प्रदर्शन वाले जैव विनिर्माण को बढ़ावा देना है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यह नीति व्यापक राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप है, जैसे नेट जीरो कार्बन अर्थव्यवस्था प्राप्त करना और सर्कुलर बायो इकोनॉमी के माध्यम से सतत विकास को बढ़ावा देना इसमें शामिल है। India has already initiated herself into this process by way of the declaration of Bio E3 policy, and I must thank Prime Minister Modi for having encouraged us to do so and for having himself taken up the initiative to get through that policy in the cabinet and to get it the acceptability of the government. Today it may not sound very much visible or real, but tomorrow at least the world will not have the opportunity to say that we are late winners. We would have already initiated ourselves into something which is already happened. And that's quite contrary or quite in contrast to what happened in the IT domain. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में डिफेंस PSU भवन का उद्घाटन किया। ये अत्याधुनिक भवन रक्षा उत्पादन विभाग के अंतर्गत आने वाले सभी डिफेंस PSU के बीच समन्वय, नवाचार और सहयोग का केंद्र बनेगा। भवन में आधुनिक कॉन्फ्रेंस हॉल, डिस्प्ले जोन और AR/VR तकनीक से लैस सिमुलेशन रूम बनाया गया है, जो वास्तविक युद्ध परिस्थितियों का अनुभव कराने में सक्षम है। यह पहल रक्षा उत्पादन विभाग की आत्मनिर्भर भारत, सतत विकास, कार्यकुशलता और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है। कार्यक्रम में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और रक्षा उत्पादन सचिव संजीव कुमार भी मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में एकता यात्रा और वंदे मातरम के आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि उत्तर प्रदेश के सभी स्कूलों और कॉलेजों में वंदे मातरम गाना अनिवार्य किया जाएगा, ताकि हर नागरिक के मन में भारत माता और देश के प्रति सम्मान की भावना पैदा हो। वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत है, इसलिए इसे हर जगह गाया और सुना जाना चाहिए। योगी आदित्यनाथ ने देश की एकता और अखंडता को कमजोर करने वाले तत्वों से भी सावधान रहने पर जोर दिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रगीत वंदे मातरम का उल्लेख करते हुए कहा कि यह धरती माता की उपासना का गीत है। वंदे मातरम हर भारतीय को प्रेरित करता रहा है। योगी ने कहा, जब भी हमारी मातृभूमि के सम्मान पर आंच आए तो हमेशा उसके पक्ष में मजबूती के साथ खड़ा होना हमारा कर्तव्य है। ये गीत धरती माता की उपासना का गीत है और भारत का ऋषि तो हमेशा कहता रहा है, हम सबका आह्वान करता रहा है
हर एक भारतीय का आह्वान करता रहा है और वह आह्वान रहा है माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या का। हम सबके संस्कार है, धरती हमारी माता है, हम सब इसके पुत्र हैं और पुत्र होने के नाते अगर मां के सम्मान में कहीं कोई आंच आती है, एक पुत्र के नाते हमारा दायित्व बनता है कि हम उसके खिलाफ खड़े हों। पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। एसआईआर के खिलाफ कांग्रेस पार्टी की पश्चिम बंगाल इकाई ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। वकील ने बताया कि राज्य में एसआईआर प्रक्रिया को लेकर शिकायतें आ रही हैं, इसीलिए पार्टी को कोर्ट में आना पड़ा। जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा ये चीफ जस्टिस का विशेषाधिकार बनता है कि वो पश्चिम बंगाल के मामले को किस बेंच के सामने सुनवाई के लिए लिस्ट करे। राजस्थान के फालोदी और तेलंगाना के बीजापुर हाईवे पर पिछले दिनों हुए सड़क हादसे के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। कोर्ट ने कहा कि ऐसे हादसों की एक बड़ी वजह सड़क किनारे अवैध रूप से संचालित ढाबों की मौजूदगी भी है। कोर्ट ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और ट्रांसपोर्ट मंत्रालय से इन दोनों हाईवे के बारे में रिपोर्ट तलब की है जहां ये हादसे हुए थे। साथ ही दोनों संस्थाओं को ये भी बताने को कहा गया है कि इन दोनों हाईवे के आसपास कितने ढाबे अवैध तरीके से संचालित हो रहे थे। कोर्ट ने गृह मंत्रालय और दोनों राज्यों के चीफ सेक्रेटरी को भी इस मामले में पक्षकार बनाया है। बेंगलुरु के केंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 में एक समूह द्वारा नमाज पढ़ने का एक वीडियो सामने आया है। इसके बाद राज्य की प्रमुख विपक्षी पार्टी भाजपा ने इस पर आपत्ति जताई और राज्य सरकार से जवाबदेही की मांग की। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में सुरक्षा कर्मियों के पास कुछ लोगों को नमाज अदा करते हुए देखा जा रहा है। भाजपा की कर्नाटक इकाई के प्रवक्ता विजय प्रसाद ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और मंत्री प्रियांक खड़गे से पूछा कि क्या सार्वजनिक स्थल पर नमाज अदा करने वाले लोगों ने राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार पूर्व अनुमति प्राप्त की थी। बेंगलुरु इंटरनेशनल हवाई अड्डे के T2 टर्मिनल के अंदर ये अनुमति कैसे दी गई? क्या संवेदनशील क्षेत्र में ऐसी गतिविधि सुरक्षा की दृष्टि से एक गंभीर चिंता का विषय नहीं है? काहिरा में आयोजित ISSF विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप में पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में भारत के अनीश भनवाला ने रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। उन्होंने फाइनल में कुल 28 निशाने लगाए। ये उनके करियर का पहला सीनियर व्यक्तिगत विश्व चैंपियनशिप पदक है। ISSF विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप में भारत ने अब तक कुल 5 पदक जीते हैं, जिनमें 1 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक शामिल हैं। वहीं भारत की शीर्ष पिस्टल निशानेबाज सुरुचि सिंह, मनु भाकर और ईशा सिंह आज 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में उतरेंगी। टीम इंडिया अब भी काहिरा चैंपियनशिप में और पदक जीतने की उम्मीदों के साथ अपने अभियान को आगे बढ़ा रही है। इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।